हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। माय नेम इज राही मेहता एंड जैसे कि आप जानते हैं मैं आपकी करंट अफेयर लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं और आज 21 अगस्त 2024 के दिन जब देश के अंदर भारत बंद का ऐलान किया गया है, हम इस टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये भारत बंद क्या है, इसको क्यों बुलाया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बुलाया है और 21 अगस्त 2024 से पहले ऐसा क्या हुआ कि ये स्ट्राइक बुलानी पड़ गई। तो दोस्तों, रिजर्वेशन बचाओ समिति के द्वारा 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का ऐलान किया गया। एक नेशन वाइड स्ट्राइक जो है वो ऑर्गेनाइज करने का एक ऐलान किया गया। पूरे देश के अंदर मार्केट्स, बैंक्स, इन सब चीजों को बंद रखने के लिए लोगों से अपील की गई। पर आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, क्या जरूरत आन पड़ी थी भारत बंद को बुलाने की? तो आज से कुछ दिन पहले अगस्त के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सब क्लासिफिकेशन फॉर सेपरेट कोटास। इस जजमेंट के खिलाफ आज की डेट में देश के अंदर भारत बंद का ऐलान हुआ है। और ये भारत बंद सरकार के खिलाफ नहीं है, ये भारत बंद सरकार की किसी नीति के खिलाफ नहीं है, किसी पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, किसी स्कीम के खिलाफ नहीं है। दिस भारत बंद, दिस नेशन वाइड स्ट्राइक इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगस्त के महीने में ही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन को अलो किया था। उसके अगेंस्ट ये जो स्ट्राइक है ये ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। तो हम समझते हैं कि ये ऑर्डर क्या था, ये जजमेंट क्या थी, क्या ये इशू है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आखिरकार होता क्या है, इसके फेवर में क्या आर्गुमेंट्स है, इसके अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट्स है और इसको सरकार आगे कैसे लेकर चले, इसको कैसे डील किया जाए। तो रिजर्वेशन एज ए होल अगर हम बात करें तो देश में रिजर्वेशन जो है, हम आजाद हुए 1947 में, फिर हमारे देश का संविधान बनाया गया। जब देश का संविधान बनाया गया तो एक ऐसा माहौल था देश के अंदर, महात्मा गांधी के हरिजन कैंपेन के चलते, अन्य बहुत सारे जो हमारे समाज सेवक थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके चलते, डॉक्टर अंबेडकर के चलते, कि देश में एक ऐसा तबका है, एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसे लोग हैं जो सोशली एंड इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बैकवर्ड है, जिनको हमेशा एजुकेशन से दूर रखा गया, जिनको इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होने दिया गया, जिनके साथ हमने छुआछूत या कह लीजिए कि इस प्रकार के बहुत तरीके के हीनियस डिस्क्रिमिनेशंस को सदियों से फॉलो किया। अब देश आजाद हुआ, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऐसी बातें जो थी वो देश के अंदर होने लगी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया, उसमें प्रियम्बल लिखा गया और प्रियम्बल के अंदर भी ये सब बातें लिखी गई। तो ऐसे में देश के अंदर इस सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए हमारी एजुकेशन में, हमारी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात की गई। और वो रिजर्वेशन जो थी वो बहुत जरूरी रिजर्वेशन थी जो देश में सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करती थी। बट धीरे धीरे इस रिजर्वेशन के अंदर काफी सारे चेंजेस आए, मंडल कमीशन लागू हुआ, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिली, इंदिरा साहनी केस आया, नटराजन केस आया, कई सारे केसेस आए। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की सब क्लासिफिकेशन को लेकर है। कि मान लीजिए देश के अंदर कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं, कुछ 100 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है। उन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की इन 100 अलग तरीके की कास्ट के अंदर, जो सभी शेड्यूल कास्ट के अंदर आती हैं, इनमें से रिजर्वेशन का फायदा लेट से सिर्फ 10 कम्युनिटीज को ही हुआ, बाकी 90 कम्युनिटीज को इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं हुआ। बट इन सभी कम्युनिटीज को होमोजीनियस तरीके से डील किया जाता रहा कि सभी के सभी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, चाहे वो अपलिफ्ट हो चुके हैं, चाहे इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो चुके हैं, चाहे उनके परिवार के अंदर किसी के पास सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं है, कोई परिवार में आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तब भी रिजर्वेशन पूरे परिवार को मिल रहा है। और हमने ये पाया, ऐसा पाया गया कि ज्यादातर रिजर्वेशन का फायदा जो है वो कुछ एक स्पेसिफिक सेक्शन ही उठा रहा है विद इन शेड्यूल कास्ट एंड विद इन शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि सभी को होमोजीनियस तरीके से डील किया जाता है, चाहे कोई इकोनॉमिकली या सोशली अपलिफ्ट हो भी गया हो तब भी। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं भैया, अगर 100 टोटल जातियां हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अंदर तो आप इसको सब क्लासिफाई करो। आप इसके अंदर वो क्लासेस, वो कास्ट, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज जो बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड है, जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड है, जो बिल्कुल ही कम रिप्रेजेंटेड है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आप उन्हें सेपरेट क्लासिफाई कीजिए। एंड विद इन द 15% कोटा लिमिट ऑफ शेड्यूल कास्ट, उनमें आप सब कैटेगराइजेशन, सब क्लासिफिकेशन करके ये मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज को आप ज्यादा आरक्षण दीजिए ताकि वो भी अपने आप को सोशली एंड इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर सके। क्योंकि ज्यादातर रिजर्वेशन का फायदा जो है
वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अंदर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अंदर ज्यादातर रिजर्वेशन का फायदा कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ने ही उठा लिया और बाकी सभी कम्युनिटीज जो है जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में आती है वो बैकवर्ड ही रह गई। इसमें सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अलाउड फॉर सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। सो हुआ क्या, एक रिव्यू जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अंदर पहले एक केस चल रहा था पंजाब के ही एक एक्ट के अगेंस्ट। So the Supreme Court of India, in review judgment of Punjab and Haryana High Court, it delivered a landmark verdict allowing states the authority to sub-classify reserved category such as scheduled caste and scheduled tribes for the purpose of reservation। यानी कि अब ये पावर, सब कैटेगराइजेशन की पावर जो है वो स्टेट्स को दे दी गई है। अब स्टेट सरकारें, राज्य सरकारें भी सब क्लासिफिकेशन कर सकेंगी और अपनी आरक्षण नीतियों के अंदर सब क्लासिफिकेशन के तहत अलग अलग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए वो नई नीतियां बना सकेंगी, नए कानून वो लेकर आ सकेंगी। पहले एक ही लिस्ट हुआ करती थी, ये सेंटर की लिस्ट हुआ करती थी। इस सेंटर की लिस्ट को प्रेसिडेंट जारी करते थे। आर्टिकल 341 के तहत इस लिस्ट को जारी किया जाता था जिसमें पूरे देश की शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज जो थी वो मेंशन थी और उन सबको होमोजीनियस तरीके से ही डील किया जाता था। चाहे कोई कम्युनिटी किसी राज्य के अंदर शेड्यूल कास्ट है, चाहे कोई कम्युनिटी किसी राज्य के अंदर शेड्यूल कास्ट नहीं है, पर अगर वो सेंटर लिस्ट में आती है तो वो शेड्यूल कास्ट मानी जाएगी और उसको रिजर्वेशन मिलेगा। बट अब सब क्लासिफिकेशन करने की ये जो पावर है ये स्टेट सरकारों को दे दी गई है। यानी कि सेंटर की अपनी लिस्ट रहेगी, आर्टिकल 341 के तहत सेंटर के पास अपनी लिस्ट रहेगी, बट अब स्टेट्स भी इस लिस्ट के आधार पर सब क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। और 6-1 मेजोरिटी जजमेंट आया, यानी कि 7 जजेस की ये बेंच थी जिसमें से 6 जजेस ने सब क्लासिफिकेशन के फेवर में जजमेंट दिया और सिर्फ एक जज ने सब क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट में जजमेंट दिया। आगे देखते हैं। So what was the Supreme Court's verdict on sub classification on scheduled caste or scheduled tribe? So sub classification permitted, जानते हैं हम। The court ruled that states are constitutionally allowed to sub classify scheduled caste and scheduled tribe based on the varying level of backwardness। तो जितना ज्यादा कोई कम्युनिटी बैकवर्ड है उसको शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन करने की पावर दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी। और यह भी बोला साथ में कि ये पावर हम नहीं दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, हम तो बस इस चीज को आपको बता रहे हैं, हम तो बस इस चीज को अलो कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये पावर दी है कि सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की बैकवर्डनेस के आधार पर करना लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके साथ साथ the court noted that sub classification should be based on empirical data and historical evidences of systematic discrimination rather than arbitrary or political reasons। कोर्ट ने यह भी बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से, सरकारें अपनी मर्जी से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में से किसी भी कम्युनिटी को उठाकर आप फर्दर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो या उनको सब क्लासिफिकेशन के अंदर अलग रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो, ऐसा नहीं होगा। जिस भी कम्युनिटी को सब क्लासिफिकेशन के अंदर 15% रिजर्व कोटे के अंदर से स्पेसिफिक सीटें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो एम्पेरिकल डाटा पर बेस्ड होना चाहिए। यानी कि आप साबित करोगे कि दीज कम्युनिटीज आर मोस्ट बैकवर्ड एंड दीज कम्युनिटीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एट अ वेरी गुड लेवल। जितनी इनकी पॉपुलेशन है उसके आधार पर ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सही तरीके से रिप्रेजेंटेड नहीं है। लेट्स से इनकी पॉपुलेशन पूरी राज्य की पॉपुलेशन का 5% है, बट टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर 5% लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, आपको सेंसस का डाटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डाटा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अलग अलग तरीके से एम्पेरिकल एविडेंसेस कलेक्ट करोगे और फिर सब क्लासिफिकेशन करोगे। और हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी आपके पास होने चाहिए कि इन कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड किया गया है। आप अपने पॉलिटिकल बायस के लिए, अपने वोट बैंक के लिए किसी कम्युनिटी को सब क्लासिफिकेशन के तहत रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा नहीं दोगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं तो ये सारा रिजर्वेशन का मुद्दा और ये सारी जजमेंट जो है वो नलीफाई हो जाएगी। तो सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, बट एम्पेरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए एंड हिस्टोरिकल एविडेंसेस के ऊपर भी बेस्ड होनी चाहिए। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इस सब क्लासिफिकेशन के ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी लेकर आ सकते हैं, ये हमारी पावर है। नेक्स्ट, इसके साथ व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, आगे देखते हैं। स्टेट्स मस्ट बेस देयर सब क्लासिफिकेशन ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस टू एंश्योर फेयरनेस एंड इफेक्टिवनेस, अभी हमने ये जाना। एंड द कोर्ट clarified that 100% reservation of any subclass is not permissible। यानी कि आप किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफाई करके 100% रिजर्वेशन उस शेड्यूल कास्ट की प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। 100% रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और उसके साथ साथ सब क्लासिफिकेशन इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, ये भी जजमेंट के अंदर आया। इसके बाद
Supreme Court has introduced the concept of creamy layer principle in scheduled caste and scheduled tribe reservation as well. इससे पहले इंदिरा साहनी केस जो 1990s के दौरान आया था, उस केस में ओ बी सी कम्युनिटी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी के लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा है, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति आईएएस, आईपीएस या ग्रेड ए ऑफिस को ज्वाइन कर चुका है, ऐसी जॉब्स उनको मिल चुकी हैं, तब आपको फर्दर रिजर्वेशन परिवार के अंदर नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट था। तो उस क्रीमी लेयर के कंसेप्ट के आधार पर जो कम्युनिटीज में से लोग अपने आप को सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर चुके हैं, अब उनके परिवारों को फर्दर रिजर्वेशन ना दी जाए, ये कंसेप्ट इंदिरा साहनी केस में आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसेप्ट को शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी लगाने की बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विद इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, those families which have been uplifted socially and economically, reservation should not continue in those families further. ठीक है, the court stated that reservation has to be limited only to first generation. If any generation in the family has taken advantage of the reservation and achieved a higher status, the benefit of reservation would not be logically available to the second generation. यह बोला सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, एज इट इज इस लाइन को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला। नेक्स्ट, रेशनल फॉर द वर्डिक्ट। तो जी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सब क्लासिफिकेशन एंड सब कैटेगराइजेशन, इसमें फर्क है। एंड ये सब क्लासिफिकेशन जो है, जो आर्टिकल 14 हमारा है, उसको निगेट नहीं करती है। आर्टिकल 14 के अगेंस्ट ये सब क्लासिफिकेशन नहीं जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को देते हुए ये भी बोला, एंड दिस अप्रोच अलोज स्टेट टू टेलर रिजर्वेशन पॉलिसीज टू मोर इफेक्टिवली सपोर्ट द मोस्ट डिसएडवांटेज। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पॉलिसी, ये नीति, ये बदलाव, ये स्टेट्स को और हेल्प करेगा कि वो अपने मोस्ट डिसएडवांटेज, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने में मदद पहुंचा सके। इसके साथ साथ व्हाट लेड टू द रेफरेंसेस टू द सब क्लासिफिकेशन इशू, तो इसमें दो केसेस आएंगे इस पूरे केस के अंदर। पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2020 का केस आएगा, एंड ईवी चिन्नैया केस भी इसके अंदर ही इंक्लूड रहेगा। ये दो केसेस इस पूरी जजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईवी चिन्नैया जजमेंट, ये जजमेंट काफी समय पहले आई थी। इस जजमेंट ने ये बोला था कि सब क्लासिफिकेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक ही लिस्ट होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की, आर्टिकल 341 के अकॉर्डिंग, जो सेंटर बनाएगा, जिसको प्रेसिडेंट लागू करेगा। तो ईवी चिन्नैया जजमेंट ने सब क्लासिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, बट अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की बेंच ने ईवी चिन्नैया जजमेंट को नलीफाई कर दिया, इसको चेंज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो अपनी जजमेंट को चेंज कर सकता है, अपनी प्रीवियस जजमेंट के ऊपर वो नई जजमेंट लेकर आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नई जजमेंट लागू करी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 341 के तहत सब क्लासिफिकेशन की जा सकती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और इसके साथ ही ईवी चिन्नैया जजमेंट भी पलट दी गई। एंड पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह 2020 की ये जो जजमेंट थी, जो कह रही थी कि ईवी चिन्नैया जजमेंट के अकॉर्डिंग पंजाब के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन अलाउड किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लेकर और 7 जजों की बेंच ने इसको भी नलीफाई कर दिया। एंड इसके साथ साथ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सब क्लासिफिकेशन, क्यों नहीं होनी चाहिए सब क्लासिफिकेशन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब तो एक होमोजीनियस कम्युनिटी है, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर हो, किसी भी स्टेट में कहीं भी वो रह रहे हो। अगर आप शेड्यूल कास्ट हो तो इररिस्पेक्टिव आपका सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप बैकवर्ड ही हो। इसलिए इस सब क्लासिफिकेशन को अलो नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज ये सोशल जस्टिस क्रिएट नहीं करेगा, सोशल जस्टिस के अगेंस्ट चला जाएगा। एंड इसके साथ साथ पोटेंशियल फॉर इनइक्वालिटी, ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग राज्य अपने अपने वोट बैंक्स के चलते, अपनी अपनी पॉलिटिक्स के चलते किसी कम्युनिटी को ज्यादा रिजर्वेशन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए प्रोवाइड कर दें, जिसका फायदा उठाएं राज्य सरकारें, जिसके चलते सोशल जस्टिस जो प्रोवाइड होना था वो तो हो ही ना, और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते सारे के सारे रिजर्वेशन का जो है वो सत्यानाश हो जाए। ऐसे चांसेस हो सकते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस सब क्लासिफिकेशन। एंड इसके साथ साथ आर्गुमेंट्स फेवर में क्या है, फेवर में क्या है कि एनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो उन बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के अंदर आती हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन ज्यादा दे सके। फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तो इन कम्युनिटीज की नीड्स को पूरा किया जा सकेगा। सोशल जस्टिस टारगेटेड बेनिफिट अप्रोच को देखा जाए तो इससे सोशल जस्टिस प्रोवाइड भी किया जा सकेगा। बट खैर, आर्गुमेंट फेवर में भी अगेंस्ट में भी वही सेम बातें हैं, बट इसके ऊपर बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को लगातार इसकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। एम्पेरिकल डाटा कैसे क्रिएट किया जा रहा है,
कैसे किस कम्युनिटी को सब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, किस कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया जा रहा है, किसको इंक्लूड किया जा रहा है, उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या है, इन सब बातों को सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना होगा, लगातार इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लेकर आना होगा। अदरवाइज हम जानते हैं कि रिजर्वेशन को आज तक भारत की सरकारों ने ज्यादातर केसेस में अपने वोट बैंक का इस्तेमाल करने के लिए किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया था, जिनको रिजर्वेशन चाहिए, जो रिजर्वेशन के हकदार हैं, उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सही तरीके से मिलना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आपसी सहयोग से ही नई नीति आनी चाहिए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार के ऊपर या सिर्फ सरकार की जजमेंट कानून के आधार के ऊपर ये नीतियां नहीं बननी चाहिए। जनता के बीच में जाकर जनता से पूछना चाहिए कि क्या रिफॉर्म होने चाहिए, रिजर्वेशन में क्या बदलाव होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ताकि ऐसे भारत बंद जैसी स्थितियां पैदा ना हो, ताकि ऐसी स्ट्राइक जैसी स्थितियां पैदा ना हो और देश में शांति प्रिय तरीके से नए नए रिफॉर्म्स जो है वो लागू किए जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।